बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस ऑफिस में जब इंटरव्यू के लिए पहुंची तो मेरे आसान खता हो गए। वेटिंग रूम खचाखच लड़के और लड़कियों से भरा हुआ था। इतने में सालिहा भी न जाने कहाँ छोड़कर चली गई। मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी कि बिल्कुल मेरे कंधे के करीब से एक इंतहाई हैंडसम लड़का गुजर कर ऐन मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैं मजीद नर्वस हो गई। मैं घबराई घबराई नज़रों से सबकी तरफ देखने लगी। बैठने के लिए कोई जगह भी खाली नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में दिल कर रहा था कि भाग जाऊं। तभी सालिया ने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से कोने में रखी एक खाली कुर्सी की तरफ वो मुझे ले गई। तो कुर्सी पर बैठकर मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि एक तो कुर्सी कोने में थी और यूं मैं बराह रास्त किसी की नजर में आने से बच गई थी। सांस बहाल हुई तो मेरी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी, जो इंतहाई मामूली से थे, और मैं जिस माहौल से ताल्लुक रखती थी उसके मुताबिक मैंने एक बड़ी सी चादर खुद पर लपेट रखी थी। जबकि इस ऑफिस में आई हुई लड़कियां किसी खाते पीते घराने से लग रही थी। किसी एक का लिबास भी मेरी तरह मामूली नहीं था, और यही चीज मुझे परेशान कर गई थी। वेटिंग रूम में मुझ समेत 10 लड़कियां और कुछ लड़के भी यहाँ बैठे थे। लड़कों को तो मैंने नहीं गिना, लेकिन अपने साथ बैठी हुई लड़कियों को देखकर मुझे ये एहसास होने लगा कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ पर आने वाली हर दूसरी लड़की मुझे इंतहाई मॉडर्न और तेज तर्रार लग रही थी। उनके लिबास, हैंडबैग और जूतों के साथ साथ उनकी बोल्डनेस को देखकर जो अंदाजा मैंने लगाया था, तो मुझे अपना चादर में लिपटा हुआ वजूद बहुत बुरा सा लगा। इस जॉब के लिए कम से कम मेरी जैसी बापर्दा और मामूली से होलिये वाली लड़की तो किसी सूरत भी फिट नहीं बैठेगी। यहाँ पर बैठी हुई किसी लड़की के सर पर दुपट्टा या चादर नहीं थी, बल्कि चादर तो सिरे से उनके जिस्मों पर मैं देख ही नहीं रही थी। हर दूसरी लड़की ने गले में दुपट्टा टांग रखा था, बल्कि उसे दुपट्टा कहना भी दुपट्टे की तौहीन ही होगा। एक छोटी सी रस्सी उनके गले में लटक रही थी, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस रस्सी को भी लटकाने की आखिर क्या जरूरत थी। खामखाही इस रस्सी का तकल्लुफ कर डाला। ऊपर से रही सही कसर उनकी फिटिंग वाली कमीजों ने पूरी कर डाली थी। ऐसा लगता था कि ये कहीं से भी मजबूर लड़कियां नहीं हैं, उन्हें जॉब की भी कोई खास जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो एक फैशन शो पर जाना चाहती थी और भूल कर यहाँ आ गई। मुझे इन मॉडर्न लड़कियों के दरमियान बैठकर अब शदीद कोफ्त भी हो रही थी। अपने उस हुलिये की वजह से मैं शदीद घबराहट का भी शिकार हो गई। मेरा एतमाद 0 लेवल पर आ गया था और मारे घबराहट के मुझे पसीने भी छूट गए। हालांकि इस वेटिंग रूम में एसी लगा हुआ था, जिसकी ठंडक से मुझ जैसी एक मुतवस्सित तबके की लड़की जो पसीने में भीग चुकी हो, उसके लिए ये ठंडा कमरा किसी नेमत से कम नहीं था। लेकिन मैं शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुकी थी। हालांकि इस ऑफिस में आने के लिए पूरा 1 घंटा मैं गर्मी में पैदल चलकर पहुंची थी, लेकिन अब मैं खुद को कंफर्ट महसूस नहीं कर रही थी। बार बार इतने ठंडे यखबस्ता माहौल में भी मुझे पसीने आ रहे थे, सिर्फ ये सोच सोच कर कि यहाँ पर तो कंपटीशन सिर्फ काबिलियत का नहीं है, बल्कि खूब अच्छी ड्रेसिंग, उम्दगी से किए गए मेकअप और मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर इंग्लिश बोलने में भी है। जबकि मैं इन सब के मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर थी। इसीलिए डर भी रही थी, क्योंकि ना तो मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग थी और ना ही इन लड़कियों की तरह मेरी ड्रेसिंग थी। फिर भला ये नौकरी मुझे कैसे मिल सकती थी? मैंने सालिया से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर नौकरी कर सकूंगी। तो वो मेरी तरफ देखकर हैरत से बोली, क्यों? यहाँ पर तुम नौकरी क्यों नहीं कर पाओगी? तो मैं उसकी इस बात पर परेशानी से उसकी तरफ देखकर बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तो इसमें क्या मुश्किल है? सालिहा ने मेरी तरफ फिर हैरत से सवाल किया, तो मैंने इशारे से लड़कियों की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल करवाई। तुम्हारा ख्याल है कि मैं इन लड़कियों के मुकाबले में आ सकती हूँ? तो वो एकदम मुस्कुरा कर बोली, क्यों? इन लड़कियों के साथ क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं कि तुम इनका मुकाबला करते हुए घबरा रही हो? तो मैंने आहिस्ता से कहा, ये कितनी मॉडर्न है, और आजकल तो यही कुछ देखा जाता है। लड़की जितनी बोल्ड होती है उसको उतनी ही जल्दी जॉब मिल जाती है। काबिलियत तो यहाँ लोग देखते ही नहीं। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी ड्रेसिंग भी अच्छी है, बस सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जब इंटरव्यू हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। तो मैंने उसके सामने तो सर हिला दिया, लेकिन सच तो यह है कि मैं बुरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म कर चुकी थी। अगर सालिहा ना होती तो शायद मैं यहाँ से कब की जा चुकी होती। लेकिन सालिहा की बार बार हौसला अफजाई ने मुझे यहाँ पर जमकर बैठने पर मजबूर कर दिया। इतने में जब मेरा नंबर पुकारा गया तो मैं धड़कते दिल के साथ उठी और उस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैं जब अंदर कमरे में गई तो सामने एक क्लीन शेव आदमी अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। मैंने गला खनकारते हुए अंदर आने की इजाज़त मांगी तो उसने अपने लैपटॉप से निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा, और फिर जैसे उसकी नज़र मुझ पर जम सी गई तो मैं भी गड़बड़ा गई और खामखा ही अपनी चादर को ठीक करने लगी।
मैं उसकी टेबल के करीब जाकर खड़ी हुई तो उसने मुझे बैठने को कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी नरम थी तो मेरी घबराहट ज़रा कम हुई, लेकिन मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। मैं सख्त सवालों की तवक्को कर रही थी और शदीद तनाव का शिकार थी, लेकिन उसके बजाय वो मौसम पर बात करने लगे कि आज तो बहुत गर्मी है, आप कुछ लेंगी? तो मैंने हकलाते हुए फ़ौरन इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बेल बजाकर अपने चपरासी को आवाज़ दी और उसे ठंडा लाने को कहा तो मैं मज़ीद रिलैक्स हो गई। मैंने अपनी डिग्री वाली फ़ाइल उनके सामने रखी तो उन्होंने फ़ाइल को उठाया और एक तरफ रख दिया और मुझे इंतहाई दिलचस्पी से देखने लगे। फिर मुझसे पूछा, आप कहाँ से आती हैं? जब मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बताई तो उन्होंने कहा, ओहो, ये तो काफ़ी दूर पड़ता है हमारे ऑफिस से, तो आप रोज़ कैसे आना जाना करेंगी? तो मैंने कहा, सर अगर मेरी यहाँ जॉब लग जाती है तो मैं कोशिश करूँगी कि वक्त पर आऊँ। वो तो ठीक है, आप वक्त पर ही आएंगी, लेकिन क्या आपकी अपनी कोई गाड़ी है? तो मैंने बौखलाए हुए कहा, नहीं सर, मैं गाड़ी कहाँ अफोर्ड कर सकती हूँ। तो मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सा तबस्सुम फैल गया। इतने में उनका पियोन अंदर आया और उसने मशरूब का एक गिलास मेरे सामने रख दिया तो मुझे उन्होंने हाथ के इशारे से मशरूब लेने का कहा। मैंने इंतहाई झिझकते हुए मशरूब का गिलास उठा लिया और हल्की हल्की चुस्कियाँ लेने लगी, लेकिन वो मुझे बड़ी ही दिलचस्पी से देखने लगे तो मैंने अपनी पलकें झुका ली। मैंने 2-4 घूंट लेकर गिलास अपनी जगह पर रख दिया तो वो मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछने लगे। मैंने एकदम फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर इस फाइल में मेरी तमाम डिग्रीज का रिकॉर्ड मौजूद है। तो एकदम वो फिर से इंतहाई गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाकर बोले, लेकिन मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप बोलती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। पहली बार इस तरह से किसी गैर मर्द से अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्मा सी गई तो मैंने अपनी पलकें झुका ली और फिर धीरे धीरे मैं उनको अपनी तालीम के बारे में तफसील से बताने लगी तो उन्होंने मुझे एकदम से टोक कर पूछा, आपकी दिलचस्पियाँ क्या हैं? तो मैं उनके सवाल पर बड़ी हैरान हुई कि वो मुझसे मेरी तालीम या ज़रूरी मालूमात लेने के बजाय सिर्फ मेरे बारे में जानना चाहते हैं। उनके सवाल बड़े अजीब थे। आप रात को कब सोती हैं? सुबह कब उठती हैं? रात को अगर देर तक जागती हैं तो क्या करती रहती हैं? मैं हैरान परेशान उनके सवालों के जवाब देती चली गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कहा, आपका कोई फ़ोन नंबर है तो यहाँ लिख दें। उन्होंने एक चिट मेरे सामने रखी तो मैंने फटाफट उस पर अपना नंबर लिखा। ठीक है मिस महरीन, आपको हम फ़ोन के ज़रिए इत्तला दे देंगे, आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। तो मैं जाने के लिए उठ खड़ी हो गई, लेकिन दरवाजे तक जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 2 आंखें मेरी कमर पर चिपक गई हों। मैं फ़ौरन उस कमरे से बाहर निकली तो सालिया काउंटर पर खड़ी यहाँ के ऑफिस बॉय से बात कर रही थी। ये वही लड़का था जो मुझे काफ़ी देर तक टिकटिकी बांधे देखता रहा था। अचानक उसने सालिया की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो सालिया एकदम से खामोश हो गई और मेरी तरफ मुड़ी। उन दोनों का मुझे देखकर एकदम से चुप होना मुझे हैरान कर गया। तो वो एकदम से बोली, हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? मैंने सर हिलाया और उसे बताया कि हाँ हो गया, अब चलें? तो वो बोली, चलो ठीक है, फिर घर चलते हैं। ये कहकर उसने उस हैंडसम से लड़के की तरफ देखकर उसे खुदा हाफिज कहा और मेरे साथ लिफ्ट में सवार हो गई। अल्लाह करे कि तुम्हारा यहाँ पर काम हो जाए। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही सालिया ने मुझे कहा तो मैं खामोश रही। फिर मैंने आहिस्ता से सालिया से पूछा, क्या तुम पहले भी इस ऑफिस में आती जाती रही हो? तो वो एकदम से चौंक गई और तेज़ी से बोली, हाँ मैं 1-2 बार आई थी, मैंने भी यहाँ पर इंटरव्यू दिया था लेकिन सिलेक्ट नहीं हुई। वो काउंटर पर खड़ा लड़का कौन था? अरे वो शिराज है, यहाँ पर आजम शाह के लिए काम करता है। आजम शाह कौन? अरे वही जिन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया। जब मैं 1-2 बार इस ऑफिस में आई तो शिराज से मुलाकात हुई थी तो मेरी उसके साथ सलाम दुआ हो गई। उसने ही मुझे यहाँ की वैकेंसी के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आगाह कर दूँ क्योंकि तुम्हें जॉब की शदीद ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा यहाँ काम हो जाएगा। तो उसकी बात सुनकर मेरे दिल में भी एक उम्मीद सी जागी। हम अपने स्टॉप पर उतरे तो सालिया अपने घर की तरफ रवाना हो गई और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही मुझे नौमान ने रोक लिया। ये सालिया तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? उसके सवाल पर मैं भिन्न आ गई और मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें क्या मसला है? मैं जिसके साथ मर्जी आऊँ। तो वो एकदम गुस्सैली नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम होश में तो हो? ये क्या बातें कर रही हो? क्या भूल गई हो? तुम्हें नहीं पता कि मेरा क्या मसला है? हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मसला है। मैं जिसके साथ मर्जी चाहूँ आऊँ। तुम होते कौन हो? तो मेरी बात सुनकर वो अपनी आंखें फैलाते हुए बोला, मेरे ख्याल में जब से तुम्हें बाहर की हवा लगी है तुम्हारी याददाश्त काफ़ी कम हो गई है। क्या तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ? और मंगेतर बने हुए भी मुझे कोई 1-2 साल नहीं हुए, बल्कि तुम बचपन से ही मेरी मंग हो और इस नाते से मैं तुमसे सवाल पूछने का हक रखता हूँ। पहले खुद को किसी काबिल कर लो
फिर मुझसे सवाल जवाब करना। काबिल भी हो जाऊंगा। क्यों फिक्र करती हो? एक दोस्त से बात की है मैंने, जल्दी ही मेरा वीज़ा हो जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन इस वक्त तुम ये बात याद रखो कि मैं तुम्हें दोबारा सालिया के साथ ना देखूं। वो इतनी अच्छी लड़की नहीं है। वो तुम्हारी नज़र में क्यों अच्छी लड़की होगी? काम जो करती है, अपना कमाती है, ऐसी लड़कियां तुम्हें कहाँ अच्छी लगती हैं? मेरी बात सुनकर नौमान दुरुस्त लहजे में बोला, जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं है उस बात पर उसकी बिला वजह साइड लेने की तुक नहीं बनती। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। हम लड़के हैं, सारा दिन बाहर होते हैं, हमें अपने मोहल्ले की हर लड़की का बहुत अच्छे से पता होता है। तुम बहुत सादा और मासूम हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसके रंग में रंगी जाओ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपनी फिक्र करो। मुझे अपनी फिक्र भी है और तुम्हारी फिक्र भी। तुम मेरी इज्जत हो और मैं अपनी इज्जत पर कोई बट्टा लगने नहीं दूंगा। मैं बाहर निकली हूं तो अपनी इज्जत पर बट्टे लगाने के लिए नहीं। बेहतर है कि तुम मुझसे ये फजूल बातें मत करो। ये खाली खुली गैरत की वजह से पेट नहीं भरते। पेट भरने के लिए बाहर निकलकर कमाना पड़ता है। अपने अंदर काबिलियत पैदा करो। मुझे ब्याह कर ले जाओ तो मैं भी घर के अंदर बैठ जाऊंगी। इससे पहले कि वो मजीद कोई भाषण देता जो वो एक अरसे से मुझे देता आ रहा था, मैं फौरन आगे बढ़ गई। इस तपती हुई गर्मी और लू ने मेरी हालत पहले ही काफ़ी ख़राब कर डाली थी। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने घर में दाखिल हुई और अपना छोटा सा सहन तेज़ी से उबूर करती हुई कमरे में आई तो अम्मी एकदम से चारपाई से उठकर बैठ गई। क्या बात है महरीन, आज तुमने बहुत देर लगा दी। ये कोई वक्त है घर आने का? 4 बज रहे हैं। कितनी बार कहा है कि ये जॉब के चक्करों से निकल जाओ। हमारे ख़ानदान में कभी किसी लड़की ने जॉब नहीं की, लेकिन तुम पर तो ये भूत सवार हो चुका है। तो मैंने अपने जिस्म से चादर उतारकर दूर फेंकी और पंखे के सामने आकर खड़ी हो गई। खुदा के लिए अम्मी, कभी तो इन सवालों जवाबों को एक तरफ रखकर मुझसे भी कुछ पूछ लिया करें। इतनी शदीद प्यास लग रही है, कम से कम पानी ही ला दें। तो मेरी छोटी बहन सना पानी का भरकर गिलास लेकर आई तो मैंने उसे शुक्रगुजार निगाहों से देखा। क्या पकाया है? तो उसने मुझे कहा, बिरयानी बनाई है। बिरयानी का नाम सुनकर मेरी बाँछें खिल गईं। तो फिर जल्दी से ले आओ ना, मैंने चहकते हुए कहा। कैसे लाऊं? किचन को तो भाभी ने ताला लगा दिया है, वो बेचारगी से बोली। तो उसकी बात सुनकर मेरे अरमानों पर औस ही पड़ गई थी। ताला? ताला क्यों लगा दिया? कुछ नहीं, मैंने अम्मी के लिए चाय बनाई थी, उनके सर में बहुत दर्द हो रही थी, तो बस उन्होंने किचन को ताला लगा दिया। तो मैं झुंझुला कर बोली, इसमें ताला लगाने वाली क्या बात थी? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, ताकि हम बिला वजह किचन में ना जाएं। सना जख्मी मुस्कुराहट से बोली तो मैं तड़प गई। किचन में बिला वजह कौन जाता है? ये कैसा जुल्म है? एक माँ अपने बेटे के घर एक कप चाय भी नहीं बना सकती। ये किस किस्म की रीत भाभी डालने जा रही हैं? मैंने उलझकर अम्मी की तरफ देखा, जो हस्बे आदत तस्बीह लेकर इंतहाई पुरसुकून तरीके से दीवार से सर टिकाए बैठी हुई थी। तो मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। अम्मी, आप इतने सुकून से कैसे रह सकती हैं? ये कोई तुक बनती है? मुझे भूख लगी है, सुबह भी खाली पेट घर से निकली थी। मेरा इतना स्टेमिना नहीं है अम्मी कि घर आकर भी भूखी रहूं। आप आखिर भाई से बात क्यों नहीं करती? ऐसे कब तक चलेगा? किचन में कभी चाय, कभी पानी और कभी खाने के लिए इंसान जाता ही है। वहाँ कौन से मुर्गे मुसल्लम पके होते हैं जो हम छुपा कर खा जाएंगे? अम्मी मेरी बात चुपचाप सुनती जा रही थी तो मुझे उन पर और गुस्सा आ गया। आपकी इसी खामोशी ने यह दिन लाया है। अगर आप शुरू से भाभी को अपनी हद में रखती तो वो कभी इस हद तक ना जाती। तो अम्मी मेरी बात पर एकदम से बोल उठी, तुम क्या चाहती हो? जो बातें सारा दिन मैं बहू से सुनती हूँ, अब जो थोड़ी बहुत रही सही कसर है वो तुम्हारा भाई पूरी कर दे। तुम मुझे अब उससे लड़वाना चाहती हो? मैं कब आपको ये कह रही हूँ कि आप उनसे लड़ें, लेकिन उन्हें ये एहसास तो दिलाएं कि उनकी बीवी उनकी गैर मौजूदगी में हमारे साथ क्या कर रही है। इस तरह करो, जब तुम्हारा भाई आएगा तो तुम खुद ही उससे बात कर लेना। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद किसी तनाज़े में पड़ूं। तो मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई। जाओ सना, भाभी से चाबी लेकर आओ। आप खुद ही चले जाएं, मुझसे उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। सना तो साफ ही मुकर गई। तब मेरा दिल चाहा कि मैं जोर जोर से चीखें मार मार कर रोऊं। एक बात तो तय थी कि मैं किसी सूरत भी किचन की चाबी लेने भाभी के कमरे तक नहीं जाऊंगी। उनके साथ तो मेरा खुदा वास्ते का बैर था। ना वो मेरी शक्ल देखना चाहती थी और ना ही मैं उनकी तरफ देखना गवारा करती थी। मैं इतना ज़रूर जानती थी कि उन्होंने ये जो किचन को ताला लगाया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जज करने और तंग करने का एक बहाना है। वरना अम्मी और सना से उनकी कोई लड़ाई नहीं है और मुझसे भी लड़ाई की वजह सिर्फ और सिर्फ नौमान है, जो उनका इकलौता भाई है। वो बस यही चाहती हैं कि मेरी जल्द से जल्द शादी उनके भाई से हो जाए, जो कोई कामकाज नहीं करता, जिसे अगर अपना सर भी धोना होता है तो शैम्पू के पैसे भी वो बाप की जेब से लेता है, जिसके अंदर काम को लेकर कोई एहसास जिम्मेदारी सिरे से मौजूद ही नहीं है। भाभी जब ब्याह कर हमारे घर आई
तो उनकी बेहद कोशिश थी कि मेरी शादी की तारीख भी जल्द से जल्द तय हो जाए और मैं भी रुखसत होकर उनके भाई की बीवी बन जाऊं। लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और उसकी वजह यह थी कि मैंने अब्बू की डेथ के बाद अपने इस घर में जिस तरह के हालात देखे थे, उसने मुझ में इतनी समझबूझ पैदा कर दी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मर्द अगर कमाता हो तो जिंदगी के 4 दिन सुख में गुजर जाते हैं, लेकिन अगर एक मर्द सिरे से कुछ कमाता ही नहीं है और अपनी ज़रूरियात के लिए भी अपने बाप या माँ के सामने हाथ फैलाता है, तो कल वो बीवी की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा। भाभी को जब मेरे इन ख्यालात का इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे समझाने के लिए अपनी मिसाल दी कि जब मैं भी ब्याह कर तुम्हारे भाई के पास आई थी तो उनकी कौन सी सरकारी नौकरी थी, उनको भी रिस्क मेरे नसीब से मिला है। उधर तुम्हारे भाई की शादी मेरे साथ हुई और इधर इनको नौकरी मिल गई। तो मैं भाभी की इस बेढंगी मिसाल पर अक्सर चढ़ जाती और उनसे कहती, अगर भाई की सरकारी नौकरी नहीं लगी थी तो वो कच्ची पक्की जैसी भी नौकरी मिलती थी कर रहे थे। वो कभी भी अपने हाथ पैर तोड़कर घर नहीं बैठे रहते थे। जबकि नामान अगर चाहे तो अपना कारोबार भी कर सकता है। नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, वो अपनी छोटी सी दुकान डालकर भी तो काम का आगाज कर सकता है। लेकिन वो तो सिरे से कोई काम करना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में नौमान और मेरे भाई का मवाजना बनता ही नहीं। मेरे भाई ने तो अब्बू की डेथ के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। तो भाभी मेरी दलील पर पहले पहल तो चिढ़ने लगी और फिर बाकायदा मेरे साथ महाजाराई शुरू कर दी। भाई शुरू में बिल्कुल ठीक थे। उनकी जब से सरकारी नौकरी लगी थी वो सारी की सारी तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ पर धर देते। लेकिन एक बार उनकी तनख्वाह में से कुछ पैसे गायब हुए तो भाभी ने घर में शोर डाल दिया कि अब की बार की तनख्वाह मेरे हाथ पर रखें। आज अगर 5,000 गायब हुए हैं तो कल सारी तनख्वाह गायब हो जाएगी। तब हम क्या मट्टी फांकेंगे। अम्मी की अब काफ़ी उम्र हो गई है, उन्हें याद ही नहीं रहता कि पैसे कैसे संभालने हैं, कहाँ हिफाजत से रखने हैं। लिहाजा हम ये रिस्क बार बार नहीं ले सकते और ना ही हर रोज़ अपने ऊपर कर्जा चढ़ा सकते हैं। भाई भाभी की बातों में आ गए और उसी दिन से हमारे घर में सवाल शुरू हो गया। भाई ने तनख्वाह लाकर भाभी के हाथ में क्या रखनी शुरू की, वो तो हमारे निवाले भी गिनने लगी। चीनी पत्ती से लेकर दालों तक जो भी चीज़ वो थोड़ी थोड़ी डब्बे में डालती और बाकी शॉपर पैक करके अलमारी में रखकर अलमारी को ताला लगा देती। और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ वो डब्बे में डालती उसके बारे में उसके सख्त अहकामात थे कि उसको भी एहतियात से इस्तेमाल करना है। अम्मी की हमेशा से आदत थी कि वो दिन में 2-3 बार चाय पीती थी, लेकिन भाभी ने चाय की पत्ती अलमारी में रखकर ताला लगा दिया तो बार बार उनसे चाबी मांगना हमारा दर्द-ए-सर बन गया। उनसे चाबी मांगते हुए इतनी शर्मिंदगी का एहसास होता कि दिल चाहता खुद को ख़त्म कर लिया जाए। ढीठ बनकर उनसे चाबी मांगने जितनी भी बार मैं गई, उनकी नुक्ताचीनी सुनकर चाय की तरफ से दिल ही खट्टा हो गया। कहाँ हमारे घर में 3-4 टाइम चाय बनती थी और कहाँ अब ये वक्त था कि सारा सारा दिन हम चाय के बगैर ही गुजार देते। अम्मी तो भाभी से कोई फालतू बात नहीं करती थी क्योंकि भाभी बहुत बदज़बान थी। वो कई बार अम्मी से बदतमीज़ी कर चुकी थी। जब से अम्मी पर उनकी बदज़बानी खुली उस दिन से अम्मी ने अपने होठों को सी लिया। हम फिर अम्मी के सामने भाभी के गिले शिकवे करते रहते थे, लेकिन वो खाली खाली नज़रों से बस हमें देखती रहती, लेकिन मुंह से उफ तक न करती। पता नहीं मेरी माँ के अंदर ये सब्र क्यों कर पैदा हो गया। शायद वो ये बात अपनी दूरअंदेशी की वजह से जान चुकी थी कि इस महाजाराई का सरासर नुकसान उनका अपना ही है, क्योंकि वो आने वाले वक्त के तेवर को बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी कि अब उनकी हुक्मरानी का दौर ख़त्म हुआ और अब इस घर का असल हुक्मरान उनकी बहू है, जो इस घर की सियाह सफ़ेद की मालिक है। लिहाजा अम्मी अक्सर मुझे चुप रहने का मशवरा देती, लेकिन मैं कब तक चुप करती। अब तो हद हो गई थी। पहले किचन की अलमारियों को ताले लगते थे, अब तो मुकम्मल किचन ही बंद कर दिया गया। तो मैं रोने लग गई और फिर मैंने अम्मी से कहा, आप मुझे कहती हैं ना कि मैं जॉब ना करूं। ये सब देखने के बाद भी आप मुझे जॉब करने से मना कर रही हैं। इन हालात में अगर मैं जॉब ना करूं तो क्या करूं, जहर खा लूं क्या? आप ये चाहती हैं? आइंदा आप मेरी जॉब के हवाले से कोई बात नहीं करेंगी। अगर आप मुझे हौसला नहीं दे सकती तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप हमारा हौसला तोड़ें। तब सना मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे तसल्ली देते हुए कहती, आप ज़रूर जॉब करें। अम्मी तो बस ऐसे ही बोलती रहती हैं। भाभी ने मज़े से अपने लिए बिरयानी बनाई और फिर कमरे के अंदर ले गई, जहाँ भाई और भाभी दोनों ने मिलकर वो बिरयानी खाई है। लेकिन झूठे मुँह भी उन्होंने अम्मी और मुझसे नहीं पूछा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी हमसे अपना किचन अलग करना चाहती हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर हमें अपने खाने पीने के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। और ये तो बात पक्की है कि हमें हमारी ज़रूरतों के लिए भाई 1 रुपया भी नहीं देने वाले। ये आप मुझसे लिखवा कर रख लें। अल्लाह करे कि मेरी भी जल्दी जल्दी मैट्रिक मुकम्मल हो तो मैं भी कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लूँ,
तब अम्मी ने इंतहाई सख्त नज़रों से सना की तरफ देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। शायद वो भी ये बात जान चुकी थी कि अब वक्त बहुत ही कड़ा है। खुदा खुदा करके किचन का दरवाज़ा खुला तो मैं और सना किचन में गए, लेकिन बिरयानी का पतीला खाली था। ये देखकर सना की आंखों में तो मोटे मोटे आंसू आ गए, जबकि मैं बर्दाश्त कर गई। हम दोनों ने मिलकर फटाफट आलू की भुजिया बनाई और अभी मैं रोटी बना ही रही थी कि भाई भाभी को लेकर घूमने फिरने के लिए चले गए। ये उनका रोज़ का ही मामूल था कि शाम के टाइम वो भाभी को लेकर अम्मी को बिना बताए निकल जाते। जाने क्यों मेरी आंखें आंसुओं से जलने लगी कि भाई ने एक बार भी हम माँ बेटियों के कमरे में आकर ये नहीं पूछा कि क्या आप लोगों ने भी कुछ खाया है या नहीं। क्या भाई अपने तमाम फ़राइज़ भूल गया है? हमारा न सही, अम्मी का तो ख्याल उसे रखना चाहिए। वो बीमार है, उन्हें वक्त पर खाना दवाई देना चाहिए। अगर भाई की यही गफलतें रहीं तो ऐसे में अम्मी का क्या होगा? हम तो फिर भूख बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन वो तो शुगर की पेशेंट है। वो किसी भी सूरत में इस मराहिल से नहीं गुजर पाएंगी। और अगर खुदा न खास्ता अम्मी को कुछ हो गया तो ये सोच आते ही मुझे झुरझुरी सी आई और उसी वक्त मैंने अपना इरादा पुख्ता कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर सूरत जॉब करूंगी। और फिर मैं रोटी बनाते हुए दिल दिल में दुआ करने लगी कि या खुदा मुझे कॉल आ जाए, मैं 1 मिनट की भी देर नहीं लगाऊंगी और फ़ौरन ज्वाइन कर लूँगी। जॉब को सोचते हुए मैंने फटाफट खाना तैयार किया और फिर अम्मी को खाना खिलाकर मैंने उन्हें सोने का कहा, क्योंकि दिन भर की भूख और थकावट ने उन्हें अधमुआ कर डाला था। सना भी सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार अपनी जॉब के हवाले से सोची जा रही थी कि अचानक मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया तो मैंने फ़ौरन मोबाइल ओपन किया। तब मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे मेरे बॉस आज़म शाह की तरफ से मैसेज आया कि सुबह हर सूरत ऑफिस आना है। मैं तो बुरी तरह हैरान हो गई, क्योंकि ये मैसेज मुझे ऑफिस के नंबर से नहीं किया गया बल्कि पर्सनल नंबर से आया था और मैसेज के नीचे आज़म शाह का नाम लिखा हुआ था। मैसेज पढ़ने के बाद मेरे हाथ कँपने लगे। मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। हालांकि एक से एक तरहदार लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी, उनके मुकाबले में मेरी तो कोई ख़ास अहमियत भी नहीं थी। इस बात ने मुझे बड़ा हैरान भी किया। मेरी आंखों में अम्मी और अपनी बहन को लेकर खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। अब इंशाअल्लाह हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भाई के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैं रोती जाती और साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा करती जाती। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, लिहाजा मैंने उठकर 2 नफिल शुक्राने के अदा किए और फिर सुबह की तैयारी करने के लिए अपने कपड़े निकालने लगी। खरपड़ से अम्मी की आंख खुल गई और वो मेरी तरफ गौर से देखकर उठ बैठी। खैरियत है महरीन, इतनी रात गए कपड़े क्यों इस्त्री कर रही हो? तो मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। अम्मी सब खैरियत है, अल्लाह ने चाहा तो हमें पेट की भूख अब नहीं देखनी पड़ेगी। तो अम्मी कुछ ना समझते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैंने फटाफट कपड़े हैंगर में रखे और उनके करीब आकर बैठ गई। फिर उनका कमज़ोर हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने चूम डाला। अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है, ऑफिस वालों की तरफ से मैसेज आया है, सुबह मेरी ज्वाइनिंग है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत अशद ज़रूरत है। माना कि हमारे ख़ानदान में लड़कियां जॉब नहीं करती, लेकिन हमारे ख़ानदान में ऐसे भाई भी नहीं होते जो जीते जी अपने रिश्तों को भुलाकर अय्याशी कर रहे होते हैं। तब मेरी अम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी। अब तुम जॉब करोगी, वो भी ऑफिस में? दुनिया क्या कहेगी? अम्मी, आपको अब भी दुनिया की परवाह है? सुबह से लेकर शाम तक आप भूखी बैठी रहीं। ये दुनिया आपके पास रोटी का एक लुकमा भी लेकर नहीं आई। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं अम्मी? अगर मैं हिम्मत ना करती और किचन का दरवाज़ा ना खोला होता तो अब तक आप और मैं भूखे बैठे होते। छोड़ दें इस दुनिया की बातों को, बस अपना सोचें। अगर तुम्हारे भाई ने इजाज़त ना दी तो फिर क्या होगा? जानती हो ना वो तुम्हारी जॉब के कितना मुखालिफ है। अम्मी, इस वक्त जो घर के हालात चल रहे हैं ना, इसमें मैं किसी भी मुखालिफत से नहीं डरती। आप बस मेरा साथ मत छोड़िएगा, बाकी मैं आप किसी से नहीं डरती हूँ। तो अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शांत हो गई हूँ। अगली सुबह जब मैं घर से निकलने लगी तो भाभी मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई और इंतहाई हैरत से मेरी तरफ देखती हुई बोली, कहाँ जा रही हो? तो मुझे उसका इस तरह पूछना इंतहाई नागवार गुजरा। दिल चाहा कि उसको खूब ढेर सारा सुना दूँ, लेकिन फिर खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाएगा। मैं तो चली जाऊँगी, लेकिन फिर ये अम्मी के साथ बदतमीज़ी करेगी और पहले ही शुगर की वजह से उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहती। इसीलिए मैं तहम्मुल से जवाब देते हुए जाने लगी तो उसने पीछे से आवाज़ देकर कहा, अब तुम अगले घर जाने की तैयारी करो, शाम तक अब्बा शादी की तारीख लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वक्त पर आ जाना। तो मैंने कड़ी नज़रों से भाभी की तरफ देखा
और सर झुकाकर बाहर चली आई। मेरे दिमाग में भाभी की बातें गूंज रही थीं। मैं अभी गली के नुक्कड़ तक पहुंची ही थी कि अचानक मुझे सालिया की आवाज़ आई, तो मैं रुक गई। मुबारक हो, जॉब मिल गई? तो उसकी बात सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो आंखें मटकाते हुए बोली, भला मुझसे ये बात छुपी रह सकती है? और फिर हंसने लगी। चलो आप खड़ी सोच क्या रही हो? मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। क्या तुम भी ऑफिस जाओगी? तो उसने कहा, हाँ मैंने भी वहीं जाना है। तो क्या तुम्हारी भी वहाँ जॉब हो गई? तो उसने कहा, मेरे ऐसे मुकद्दर कहाँ, मैं थोड़ी तुम्हारी तरह खूबसूरत हूँ कि जिसे एकदम से जॉब मिल जाए, और वो भी ऐसी शानदार। मेरी इस जॉब का मेरी खूबसूरती से क्या ताल्लुक है? मुझे तुम्हारी ये बात इंतहाई फजूल लगी है सालिया। तो वो चलते चलते एकदम रुककर मेरी तरफ मुड़ी। तुम शायद अभी अपनी खूबसूरती की ताकत से वाकिफ नहीं हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। मेकअप से पाक खूबसूरत चेहरा देखने वालों को तो मबहूत करेगा ही। तो मैंने उसकी बातें सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, बस तुम मक्खन ही लगाती रहना और कोई काम नहीं है तुम्हारा। जब देखो मेरी खूबसूरती की तारीफें करती रहती हो। ये खूबसूरती कुछ नहीं होती, असल चीज़ तो इंसान की किस्मत है। दुआ करो मुझे ये अच्छी मिल जाए। जाने क्यों बात करते करते मैं अफसरदा हो गई, तो सालिया के चेहरे पर भी एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर वो तेज़ी से आगे जाने लगी, तो मैं हैरत से सोचने लगी कि इसे क्या हुआ। खैर, हम वक्त पर ऑफिस पहुंच गए। मैं जो ही ऑफिस पहुंची तो मुझे आजम शाह की कॉल आ गई और मुझे उन्होंने फ़ौरन ऑफिस में बुलवाया। मैं जब उठी तो देखा कि सालिहा मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैं वेटिंग रूम में से निकलकर जो ही आजम शाह के दफ्तर की तरफ जाने लगी तो सालिहा मुझे शिराज के साथ घुसर फुसर करती हुई नजर आई, और फिर वो मेरे देखते ही देखते ऑफिस से बाहर निकल गई। कमाल है, मुझसे मिलकर भी नहीं गई। हद करती है ये लड़की। जाने क्यों सालिहा का ये बदला बदला रवैया मेरे लिए इंतहाई हैरत का बाइस था। मैं आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर जब अपने बॉस के ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो ठिठक कर रुक गई, क्योंकि बॉस कुर्सी पर नहीं थी बल्कि एक सोफे पर नीम दराज लेटा हुआ था। टेबल पर एक अजीब और गरीब सी बोतल पड़ी थी और उसके साथ छोटे छोटे गिलास थे। पहली नज़र में ही मैं ये जान चुकी थी कि ये शराब की बोतल है, क्योंकि फिल्मों और ड्रामों में इस तरह की बोतलें देखकर कम से कम इतनी आगाही तो मुझ में थी। वो लेटे लेटे ही उस छोटे से गिलास से चुस्कियां भी लेता जा रहा था और सिगरेट की कश भी लगा रहा था। कमरे में अजीब व गरीब सी स्मेल थी। मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सर भी भारी होने लगा, लेकिन मैं जब्त करके खड़ी रही। घर से मैं चूंकि खाली पेट निकली थी, इसीलिए ये स्मेल मुझ पर हावी होने लगी। इतने में बॉस की भारी आवाज़ मुझे सुनाई दी, जो मुझे बैठने का कह रहा था। मैं जो ही कुर्सी पर बैठी तो उसने मुझे अपने पास सोफे पर बैठने को कहा। मैं उसकी ये डिमांड सुनकर लरज़ ही गई। जब उसने देखा कि मैं उसके करीब बैठने पर तामुल का शिकार हो रही हूँ तो वो उठकर बैठ गया और फिर बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, आपको ऑफिस का पहला दिन मुबारक हो। आप जैसी हसीन लड़की को अपना सेक्रेटरी बनाने पर मुझे फ़ख्र है। उसकी जोमानी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजरने लगीं, तो मैंने आहिस्ता से उसे कहा, सर मेरा यहाँ पर क्या काम होगा, आप मुझे गाइड कर दीजिए। तो उसने आहिस्ता से कहा, आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, आपके सारे काम मुझसे शुरू और मुझ पर ही ख़त्म होंगे। मैंने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा तो मैं लरस कर रह गई। उसके चेहरे और आंखों पर एक अजीब पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। भाई कमाल की लड़की है सालिया भी, इस बार वाकई हीरा चुनकर लाई है। मैं अपने बॉस की बात पर एकदम से चौंक गई। फिर उसने अपनी जेब से एक मोटी रकम निकालकर मेरे सामने रखी और कहा, ये उठा लो। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। सर ये तो बहुत बड़ी रकम है और मैंने तो अभी कोई काम भी शुरू नहीं किया, मैंने मिनमिनाते हुए बोला। तो उसने कहा, मैं ये रकम आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इससे आप अपने लिए कुछ अच्छे ड्रेसेस खरीद लें, क्योंकि आज से आप हमारी सेक्रेटरी हैं। इसलिए हमारी सेक्रेटरी को अच्छे लिबास में होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप जो भी पहन लें आप पर सजेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कीमती से कीमती ड्रेस आपके बदन पर सजा हो। ये देखकर मुझे खुशी होगी। आप ये पैसे उठाएं, मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ कि वो आपको इस शहर की बेहतरीन बुटीक में ले जाएगा। वहाँ से अपने लिए ढेर सारे कपड़ों की शॉपिंग करनी है और हर रोज़ एक नया सूट पहनकर आपने आना है। फिर उसने वो रकम उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने जो ही रकम लेने के लिए अपना हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वो रकम मेरे हाथ पर रख दी। मैं उसकी इस हरकत पर अंदर से सीख पा हो गई। मेरे चेहरे के सख्त तासुरात को देखकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। सच तो यह है कि मुझे उसकी यह हरकत एक आंख ना भाई, लेकिन मरती क्या ना करती, आखिर को वो मेरा बॉस था और ऊपर से मेरी जॉब का पहला दिन था।
इसीलिए मैं उससे बिगाड़ना नहीं चाहती थी। आजम शाह का ड्राइवर मुझे एक बेहतरीन और बहुत महंगी बुटीक पर ले गया, जहाँ पर पहले ही आजम शाह की हिदायत पर बुटीक की मालकिन ने मुझे ड्रेसेस मुंतखब करने में मदद दी और मैंने ढेर सारे कपड़े, जूतों और मेकअप की शॉपिंग की। फिर आजम शाह के कहने पर ड्राइवर ने मुझे घर छोड़ दिया। मैं जब घर में दाखिल हुई तो भाई गुस्से से लाल पीला होकर मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे कहा, आज रात को तुम्हारा निकाह है, खबरदार मैं तुम्हारी कोई बात ना सुनूं। तो मैं भी बेभर कर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसी लबो लहजे में उससे कहा, मैं ज़बरदस्ती की शादी को नहीं मानती। मेरा इतना ही कहना था कि भाई ने मुझे कहा, अभी और इसी वक्त फिर यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने ज़मीन पर बिखरा अपना तमाम सामान उठाया और बाहर जाने ही लगी थी कि अम्मी ने मुझे रोक लिया। लेकिन भाई ने इंतहाई गुस्से से अम्मी की तरफ देखकर कहा, इसे मत रोकिएगा अम्मी, वरना आप भी इसी के साथ चली जाएं तो बेहतर होगा। भाई की बात सुनकर अम्मी रोने लगी, लेकिन मैं भाई की बात सुनकर रुकी नहीं। तो मेरे पीछे पीछे अम्मी और सना भी निकल आईं। मैंने अम्मी को बहुत समझाया कि आप वापस चली जाएं, मेरा अल्लाह मालिक है, लेकिन अम्मी न मानी। उस मुश्किल वक्त में मुझे एक ही डर नजर आ रहा था, लिहाजा मैं अम्मी और सना को लेकर सालिया के घर चली गई। सालिया के घर में उसकी बूढ़ी माँ और वो दोनों ही रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था, वालिद पहले ही फौत हो चुके थे। सारे घर की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा रखी थी। उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और एक कमरा हमें रहने के लिए दे दिया। मैंने ये सोच रखा था कि मैं बहुत जल्द अपने घर का इंतज़ाम कर लूँगी और ज़्यादा दिनों तक सालिया पर बोझ नहीं बनूंगी। तो दूसरी तरफ ऑफिस में आजम शाह की नवाजिशात जब अपने ऊपर बढ़ते हुए देखती तो दिल ही दिल में डरने भी लगी थी। एक दिन मैं ऑफिस में दाखिल हुई थी कि सामने आते हुए शिराज ने मुझे रोक दिया और आहिस्ता से कहा, बहुत बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़कर चली जाओ। तुम एक अच्छी और शरीफ घराने की लड़की लगती हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। जाने क्यों मुझे उसकी बात सुनकर शदीद चिढ़ आई, लेकिन मैंने उसकी बात को अहमियत न दी और आगे बढ़ गई। अब तो ये उसका रोज़ का ही मामूल होता। मैं जब भी ऑफिस आती वो आगे बढ़कर मुझे यही एक बात कहता, लेकिन मैं हमेशा उसकी बात मुस्कुराकर इग्नोर कर जाती। एक दिन मुझे बॉस ने कहा कि मीटिंग के लिए मैं होटल जाना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं आज जल्दी घर जाना चाहती थी, लेकिन बॉस को इनकार न कर सकी और उनके साथ चल पड़ी। होटल पहुंचकर बॉस मुझे एक कमरे में ले गया और मुझे कहने लगा कि अभी थोड़ी देर तक बाकी मेंबर्स भी पहुंचने वाले हैं, तुम चाय पी लो। चाय पीते ही अचानक मेरा सर घूमने लगा और मैं वहीं सोफे पर ही बैठे बैठे बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं तड़प तड़प कर रोने लगी, क्योंकि मैं बॉस के हाथों बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मैंने चीख चीख कर कमरा सर पर उठा लिया तो बॉस ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, एक तो खुद मुझे अपनी तरफ माइल करती हो, ऊपर से मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाती हो। खबरदार जो मुझे ऑफिस में दोबारा नजर आई। मुझे जिल्लत की दलदल में डालकर वो खुद तो साफ सुथरा होकर उस कमरे से चल दिया, जबकि मैं फूट फूट कर रोने लगी। इतने में शिराज कमरे में दाखिल हुआ तो मैं खुद को समेटते हुए उठ खड़ी हुई। शिराज ने मेरी तरफ अफसोस भरी नजरों से देखा और ज़मीन से चादर उठाकर मेरे सर पर डाल दी और खामोशी से मुझे लेकर उस कमरे से बाहर निकल आया। रास्ते में मैंने उसे रोते हुए कहा कि मुझे किसी तरह सालिया के घर छोड़ दो, इस मुश्किल वक्त में वही मुझे सहारा देगी। तो वो एक फीकी सी मुस्कुराहट से मुझे देखकर बोला, जिसने तुम्हें इस दलदल में फंसाया है तुम फिर उसी के पास जाना चाहती हो। तो मैं उसकी बात पर हैरान रह गई। तो शिराज ने मुझे बताया कि सालिया आजम शाह के लिए काम करती है और उसके लिए नित नई लड़कियां उसका दिल बहलाने के लिए लाती है। तुमसे पहले भी कई लड़कियां अपनी इज्जत बर्बाद कर चुकी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें समझाता रहता था, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो सालिहा को अपनी दोस्त और हमदर्द समझती थी, लेकिन वो तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अब मुझे अपने से ज़्यादा अपनी बहन की फिक्र थी कि कहीं वो उसको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने शिराज से कहा, यह मामला इतना सीधा नहीं है, मुझे फ़ौरन पुलिस स्टेशन ले चलो, मैं आजम शाह के खिलाफ केस करना चाहती हूँ। तो शिराज मुझे पुलिस स्टेशन ले आया। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए, लेकिन हमें कल आने का कहा गया। शिराज मुझे सालिहा के घर लेकर गया तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर मैं परेशान हो गई कि न जाने मेरी माँ और बहन कहाँ होंगी। मैंने चुपके से मोहल्ले के एक बच्चे को भाई के घर भेजा कि वो जाकर वहाँ देखा है कि कहीं मेरी अम्मी और सना भाई के घर तो नहीं है, लेकिन बच्चे ने आकर मुझे बताया कि वो वहाँ पर नहीं है। तो मेरा दिल हौलने लगा, या खुदा, मेरी माँ और बहन कहाँ चली गई? मेरे सर पर तो अब छत भी नहीं रही, मैं कहाँ जाऊँगी? तो शिराज ने कहा,
अगर मुझ पर भरोसा करती हो तो मेरे घर आ जाओ। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा मैं उसके घर चली गई। लेकिन मेरे दिल में आजम शाह से बदला लेने का ख्याल तकवीत पकड़ता चला गया। एक दिन मुझे शिराज ने कहा कि आजम शाह की बूढ़ी माँ के लिए एक मुलाजमा की ज़रूरत है, तो मैंने फ़ौरन हामी भर दी और मुंह छुपाकर मैं आजम शाह के घर दाखिल हुई। लेकिन मुझ पर तो क़यामत ही टूट पड़ी जब मैंने उसके घर में अपनी माँ और बहन को फटे हुए कपड़ों में बंधा हुआ देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं उनके करीब जाने ही वाली थी कि एकदम आजम शाह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहा, तुम अपनी माँ और बहन को यहाँ से खैर खैरियत से ले जा सकती हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई पर्चा नहीं करवाओगी। मुझसे पहले ही एकदम शिराज ने कहा, सर बेफिक्र रहें, ये पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, आप बस इसकी माँ और बहन को छोड़ दें। तो मैं हक्का बक्का शिराज की तरफ देखने लगी। शिराज के यकीन दिलाने पर आजम शाह ने मेरी बहन और माँ को छोड़ दिया और मैं उन दोनों को लेकर शिराज के घर पहुंची। अम्मी को अपने ऊपर बीतने वाली क़यामत के बारे में मैंने कुछ भी ना बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो ये सुनकर मर ही जाएंगी। इस मौके पर शिराज ने मेरा पूरा साथ दिया। उसने मुझे समझाया कि आजम शाह एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए बेहतर है कि खामोश हो जाओ और अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। और वाकई ऐसा ही हुआ। मैंने जब अपना मुकदमा गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह की बारगाह में रखा तो आजम शाह जैसा इंसान एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं था। उसने खुद को बचाने के लिए बेदरेग पैसा खर्च कर डाला, लेकिन ऐसा मफलूज हुआ कि करवट भी मोड़ नहीं सकता था। रह गई सालेहा, तो वो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर उसका तमाम बैंक बैलेंस अपने नाम करवा लिया था और वो इस सदमे से पागल हो गई। ये दोनों बुरे किरदार मेरी आंखों के सामने मकाफात अमल का शिकार हो गए, तो मेरा दिल भी मुतमईन हो गया। चंद दिन बाद शिराज ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर डाला, तो मैंने और शिराज ने सादगी से निकाह कर लिया। अम्मी और बहन मेरे साथ ही रहती हैं। शिराज ने एक अच्छे शौहर होने के साथ साथ अम्मी का बेटा भी बनकर दिखाया, जिस पर मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।